ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु मोहन सिंह और शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। इजराइल ईरान सीज फायर को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका में क्रूड इन्वेंट्री कम होने से कच्चे तेल को मिल रहा है सपोर्ट। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के करीब, एमसीएक्स पर भाव ₹5,600 के पास। 2 हफ्ते के निचले स्तरों से सोने में हल्की रिकवरी। कॉमेक्स पर सोने का भाव $3340 के ऊपर, एमसीएक्स पर भाव ₹97,200 के करीब। कल की मुनाफा वसूली के बाद आज चांदी में भी तेजी। कॉमेक्स पर चांदी $36 के करीब, घरेलू बाजार में भाव ₹1,05,300 के पास। आज सभी बेस मेटल्स में नरमी। कॉपर का वायदा ₹875 और जिंक का वायदा ₹254 के करीब। 0.4% की नरमी के साथ एल्युमिनियम ₹245 और लेड ₹177 के पास। जीरे को छोड़ सभी मसालों में सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। धनिया का वायदा ₹7100 और हल्दी का वायदा ₹14,300 के करीब कर रहा है कारोबार। नहीं टिक रही ग्वार की तेजी। आज फिर से दिख रही है ग्वार में नरमी। ग्वारगम का वायदा ₹9,500 और ग्वार सीड का वायदा ₹5,100 के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे साथ 2 और मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दवानी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे विवेक अग्रवाल भी होंगे जिनसे हम पल्सेस मार्केट का आउटलुक समझेंगे। एमडी हैं भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के। शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। आज दोनों ही काउंटर में ठीक ठाक रिकवरी दिख रही है, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है या फिर से शाम के सत्र में मुनाफा वसूली दिख सकती है? 1,05,400 के आसपास चांदी है। गोल्ड ₹97,300 के ऊपर है। ₹300-400 के आसपास की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। नवनीत जी, गोल्ड पर सबसे पहले बताइए क्या लग रहा है, गोल्ड में अब क्या होगा? करंट लेवल पे खरीदे, रुकना चाहिए, क्या करें? विश्वमोहन जी, लास्ट 3-4 दिनों से हमने एक अच्छा वोलेटिलिटी का रूप देखा है गोल्ड में एंड एक बहुत सस्टेन तेजी के बाद में पहला करेक्शन देखने मिला है जहां पे रिस्क प्रीमियम थोड़ा सा फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रूस की बात चल रही है मार्केट में और सीज फायर का भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल जो जो पॉजिटिव ड्राइवर्स थे काफी हद तक प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो गए थे। 1 लाख तक का स्तर हमने ऑलरेडी गोल्ड में देख लिया था एंड जैसे ही ये थोड़े से फैक्टर फेड ऑफ हुए, ये करेक्शन वाला माहौल छा गया है। मुझे लगता है कि छोटा-मोटा रिबाउंड आपको देखने मिल जाएगा बिकॉज़ करीब-करीब 2,500 पॉइंट का फॉल हमने लास्ट 2-3 दिन में देखा है। बट तेजी मुझे यहाँ से भी टिकाऊ नहीं दिख रही है। अगर यहाँ से 200-250 पॉइंट यानी 97,500 के आसपास जाता है तो 97,800, 97,900 के स्टॉप लॉस से आप फिर से सेल कर सकते हैं। इवेंचुअली मुझे ये 96,000, 96,500 तक स्लाइड होते हुए दिखता है। मुझे लगता है और छोटी-मोटी पॉजिटिव न्यूज़ आई जो भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव जैसे ऐड करनी चाहिए बिकॉज़ पॉजिटिव फैक्टर्स प्राइस इन हो चुके हैं कहीं कहीं ना कहीं कुछ हद तक। और चांदी में क्या लग रहा है आपको नवनीत जी? चांदी में लग रहा था कि दमदार तेजी है, यहाँ की तेजी जारी रहेगी, लेकिन कल के सत्र में जो मुनाफा वसूली आई थी तो जो कॉन्फिडेंस है वो कम जरूर हुआ होगा। आगे की राह चांदी की कैसी दिख रही है? चांदी लार्जली गोल्ड के साथ तो नहीं चल रहा है बट कल गोल्ड के साथ में जरूर गिरा है। बट देखने वाली बात यह है कि 97-98,000 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था वो चांदी को लगभग 1,10,000 तक नॉन स्टॉप ले गया तक। करीब-करीब 12% के आसपास की बढ़त हमने चांदी में देखी थी और कोई खास रिट्रेसमेंट या करेक्शन नहीं देखा था। अब जहां पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वॉलेटाइल है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो भी बहुत ग्रेट नहीं नजर आ रहे हैं, इस वजह से चांदी थोड़ा सा कूल ऑफ मोड में है। बट अंडरलाइंग टोन अभी भी मुझे लगता है चांदी की बहुत बुलिश है। 1,04,000 के आसपास कल करेक्ट हुआ और वहां से एक रिबाउंड देके करीब-करीब 1400-1500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। मेरे हिसाब से अगर वापस ऐसा कोई लेवल मिलता है आपको 1,04,000, 1,03,000 के आसपास, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी चांदी फिर से बाय करने के लिए। इवेंचुअली इस बार 1,10,000 पार करके इस बार नई टेरिटरी में जाने की बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। ओके, तो गिरावट पे अगर मौका मिले तो फिर से वापस से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 1,10,000 के ऊपर भी निकलने की संभावनाएं हैं। ये पोजिशनल व्यू है, 1-2 दिन के हिसाब से इसे ना देखें। हो सकता है कि उस कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी भी हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा नजरिया आपको रखना पड़ेगा। फिर से आपको 1,10,000 के ऊपर जाती हुई चांदी दिख सकती है। दिनेश जी, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं सोने में और चांदी दोनों ही काउंटर में?
गोल्ड में हमने देखा लाख रुपए के लेवल के आसपास पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि वहां पर लेवल छुए थे और वहां से एक तेज गिरावट हमने आते हुए देखी है। मोस्टली जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े इज आउट हुए और उसके चलते ही प्राइसेस में एक गिरावट हमें देखने मिली है। इंटरनेशनल कॉमेक्स की अगर मैं बात करूं गोल्ड में, तो $3340 का जो लेवल था वो कल ब्रेक हुआ और वो ब्रेक होते से हमने एक मेजर फॉल आते हुए देखा है। अब मुझे लगता है दोबारा अगर ये 3340 जाएगा गोल्ड इंट्राडे में, तो वहां पर दोबारा बिकवाली का रुख बन सकता है। और अगर मैं एमसेक्स की बात कहूं, तो आई थिंक 97,670 675 ये जो दायरा है शाम के सेशन में आ सकता है, वहां पर बिकवाली दोबारा बन सकती है। एक फॉलो थ्रो सेल ऑफ दोबारा इसमें आ सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि दोबारा एक बार ये 96,000 के अंदर लेवल्स दिखा सकता है। 98,050 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सिल्वर मुझे गोल्ड के मुकाबले थोड़ी सी बेटर और स्ट्रॉन्ग लगती है, थोड़ी सी स्टेबल लगती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं कोई दायरा कहूं, तो मुझे लगता है कि 1,04,000 1,07,000 यह दायरे में चांदी मेंटेन करते हुए नजर आती है। कल हमने एक जो मेजर फॉलोअप आता देखा, मुझे लगता है इवनिंग सेशन में इसमें भी फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। 1,05,000 5,575 के आसपास का लेवल है, जहां पर मुझे लगता है एक बार बिकवाली दोबारा आ सकती है। 1,04,800 का स्टॉप लॉस और 1,06,200 का 1,04,800 का टारगेट और 1,06,250 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू सोने और चांदी को लेकर है। क्रूड में हमने 2 दिनों में करीब 10% के आसपास की गिरावट दिखी, फिर से आज हल्की रिकवरी है, 1-1.25% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.25% पौन % की तेजी MCX पे दिख रही है। हालांकि चिंताएं अनिश्चितताएं अभी भी उसी तरह से बरकरार है। यूएस के जो क्रूड स्टॉक के नंबर आए हैं वो यहाँ पर करीब करीब 43 लाख बैरल कम हुआ है यूएस में क्रूड की इन्वेंट्री। आईई के पास कहा जा रहा है कि 1.2 अरब बैरल का इमरजेंसी रिजर्व अभी भी मौजूद है और ओपेक प्लस के कई सारे मेंबर्स अपनी क्षमता के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल रिस्क है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वो अभी भी बरकरार है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्या लग रहा है क्रूड की चाल, नवनीत जी, आगे यहाँ से किस तरह की रह सकती है? वेल, क्रूड के फंडामेंटल्स अगर प्री वॉर देखा जाए तो काफी मिक्स्ड रहे हैं। हमने देखा है कि यूएस की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है, वेयर एज ओपेक अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क बैकग्राउंड में प्ले कर रहा है। एंड इजराइल हमास का और जब तक एस्केलेट नहीं हुआ था इजराइल का और ईरान का, तब तक ऐसा कोई खास क्रूड में रिस्क प्रीमियम नहीं दिख रहा था। बट उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की बात हुई, 20% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा, इस सारे सिनेरियो के चलते करीब करीब $10-12 का रिस्क प्रीमियम मार्केट में प्लेस इन होने लग गया था। जैसे ही ये सारी बेट्स ऑफ हुई और ट्रूस का अनाउंसमेंट आया है, हमने करीब करीब 16% 15% के आसपास क्रूड के प्राइसेस को लुढ़कते हुए देखा है। मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव्स के बीच में क्रूड का पाइल रियलिस्टिकली 5,500 लेके 5,800 के बीच में कहीं पे जाके ट्रेड करने लगेगा एंड सस्टेनेबली वही दाम के आसपास ट्रेड करेगा। अगर वॉर में एस्केलेशन नहीं होता है तो आप समझिए कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। यहाँ से एक प्राइस वाइज करेक्शन और रैली और करेक्शन दोनों ही हम देख चुके हैं। बट क्लैरिटी से ट्रेड लेना है अगर, तो आप 5500 के जितना नजदीक हो बाय करने की स्ट्रेटेजी बनाइए। 5400 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, वापस 5,750 5,800 तक का स्तर आपको ऊपर में देखने मिल सकता है। क्या मानते हैं सोमानी जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से? बिल्कुल, मैं नवनीत की बात से पूरा सहमत हूँ। 4750 के लो से ऊपर में 6700 के लेवल, मतलब करीब करीब 38% की तेजी 50 से 55 दिनों में हमें देखने मिली और 16% का फॉल मात्र 2 दिनों में। 1,000 रुपए सिर्फ 2 दिन में ही इसमें गिरे हैं। ऊपर में 6600 के लेवल से भी 5550 के आसपास की लेवल आई है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके जो डिमांड सप्लाई है या फंडामेंटल से वो प्ले करेंगे। जो एक प्रीमियम हुआ था, जो वॉर के कारण एक ऐड हुआ था, मुझे लगता है वो सारा वाइप आउट हो चुका है। 5450 एक बहुत ही बढ़िया बेसलाइन सपोर्ट है, इसका रियलिस्टिक वैल्यू है, जैसे कि नवनीत ने कहा। मुझे लगता है 5450 5500 इस दायरे में क्रूड बाय करने में कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। अपसाइड मुझे लगता है दोबारा 5750 5800 के लेवल दिखा सकता है और आने वाले 15 से 20 दिन में 5400 से 5800 यह दायरा मुझे लगता है कि मेंटेन करता हुआ नजर। ओके, चलिए, क्रूड की बात हो गई है, मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज लेड में हल्की तेजी है, एल्युमिनियम सपाट है 245 रुपए पे, जिंक दबाव में है 254 के करीब, कॉपर 0.25% ऊपर है 877 रुपए के करीब। नवनीत जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? वेल, बेस मेटल में सबसे स्ट्रॉन्ग बेट तो मेरे हिसाब से कॉपर ही है, जहाँ पे फंडामेंटल स्टोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने कैश टू 3 मंथ स्प्रेड को बहुत इन्वर्टेड देखा है और मार्केट कहीं ना कहीं करीब करीब $200 के ऊपर एक
कॉन्टेंगो में चल रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं ओवर सप्लाइड नहीं है, बहुत दबाव में है। वो स्टोरी प्ले इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज बाकी सारी कमोडिटी, बाकी सारे एसेट क्लास में अच्छी खासी वोलेटिलिटी है, बट अंडरलाइंग टोन कॉपर का काफी स्ट्रांग हो चुका है। मेरे हिसाब से $10,000 के ऊपर का स्तर देखने के लिए हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, कि जो कि इवेंचुअली डोमेस्टिक लेवल में 900-905 का लेवल होगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति कॉपर में रखनी चाहिए। कि यानी गिरावट मिले तो आप कॉपर खरीदें, 900-905 तक जा सकता है, पोजिशनल राय है, ये ध्यान रखिएगा। और एलएमई पे 10,000 के ऊपर जाने की भी संभावनाएं हैं। चल आप बताइए सोमानी जी, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कहाँ मजबूती और कहाँ आपको कमजोरी दिख रही है? जी बिल्कुल, कोई फैक्टर्स अभी प्ले नहीं कर रहा है, बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी, एक नैरो रेंज में प्राइसेस ट्रेड हो रही है। अगर मैं जिंक की बात करूं, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई वाले, मुझे लगता है कि 252-253 डाउन साइड है और 257-58 ये अप साइड है। और अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो 244 डाउन साइड है और 252 अप साइड है। ये दायरा मुझे लगता है इसी में मेंटेन करेगा। और बिल्कुल नवनीत के बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूं, जो कॉपर है इसमें थोड़ा सा अंडरटोन बुलिश नजर आता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जुलाई जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक 880 अराउंड इसमें बाय किया जा सकता है, 86-87 टारगेट, और डाउन साइड 876.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो बेस मेटल्स पे राय आ गई है। अब बात नेचुरल गैस की कर लेते हैं। नेचुरल गैस में आज हल्की तेजी है, 317 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर और नामेक्स पर $3.5 के आसपास है। नवनीत जी, एनजी में क्या ट्रेड बन रहा है? ऑप्शंस में कोई मौके हो तो वो भी बताइएगा। वेल एनजी अगर हमने देखा तो करीब करीब पिछले 2 हफ्ते में बहुत बड़ा वाइल्ड स्विंग दिखाया है। नीचे में 310 से जो रैली शुरुआत हुई वो 360 के ऊपर आ जाके क्लाइमैक्स करी, और वहां से गिरते गिरते वापस 306 के आसपास प्राइसेस आ चुके। तो मेरे हिसाब से 15-17% का एक प्राइस रैली और प्राइस करेक्शन हमने दोनों ही देख लिया है। एंड लार्जली फंडामेंटल ट्रिगर इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं था जो कि रैली को रिवाइव कर सका या जो फॉल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम और टेक्निकल पैरामीटर्स पे अभी प्ले हो रहा है। एंड इसमें ये फॉल जो है वो और एग्रेवेट हो सकता है और गहरा सकता है। तो छुटमुट बाउंस आए अगर 310-312 के आसपास, तो आप सेल करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 320 के नीचे आप स्टॉप लगाइए एंड आपको 290 तक के टारगेट इवेंचुअली देखने मिल सकते हैं। एज फार एज ऑप्शन इज कंसर्न, ऑप्शन में हमने देखा है कि बहुत भारी घटबट हमने लास्ट कुछ दिनों में एनजी के प्राइस में देखने मिली है। मेरे हिसाब से 290 का जो ऑप्शन है वो करीब करीब 8 से 9 रुपए के आसपास, सॉरी पुट ऑप्शन है जो 8 से 9 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये आपको 6 रुपए के आसपास मिले तो बाय किया जाए। आपको इवेंचुअली ये 15 से 20 रुपए के आसपास टुवर्ड्स एक्सपायरी देखने मिल सकता है। 290 तक भी भाव आ सकते हैं नीचे में। और आप तो पुट ऑप्शंस खरीदे, फ्यूचर्स में भी सेल कर सकते हैं। जून वायदा की आज एक्सपायरी है, जुलाई वायदा को लेकर ये आउटलुक नवनीत जी की तरफ से आ गई है। आप बता दीजिए सोमानी जी, आपकी राय एनजी पर? जी बिल्कुल, एक काफी वोलेटाइल मूव हमें देखने मिला था। ऊपर में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट 358 के लेवल गया था, वहां से दोबारा 306 के लेवल आ गया, मतलब करीब करीब 52 रुपए का फॉल इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अब जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, 316-17 के आसपास मुझे लगता है थोड़ी शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली इसमें आ सकती है। 315-316 के दरमियान बाय करना चाहिए, 308 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 326 से 330 के लक्ष्य इसमें एक बार देखे जा सकते हैं, वहां से दोबारा बिकवाली इसमें बन सकती है। ओके, तो दोनों तरह के राय यहाँ पर निकलकर एनजी को लेकर आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले नवनीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आगे हम एग्री मार्केट की बात करेंगे। आप एग्री मार्केट कवर नहीं करते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नॉन एग्री मार्केट पे हमारे दर्शकों को गाइड किया। सोमानी जी आप बने रहें। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो दलहन की बात होगी, ग्वार सीड ग्वारगम की बात होगी, फिर मसालों की भी बात करेंगे, और साथ ही वाटरमेलन सीड को लेकर जो सरकार का फैसला हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट होगा बाजार पर, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि अब हर खेत की कहानी सरकार तक पहुंचे, आपकी समस्याओं को सरकार देखे। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमसे आप साझा कर सकते हैं, भेज सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी भेजें, आपकी दिक्कत ही क्या है खेती किसानी से जुड़ी हुई। हर शिकायत को हम पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमने अपनी खेती से जुड़ी समस्याएं भेजें। कल कई सारे वीडियो आए हुए थे, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस थे, हमने कल शाम के शो में इसे शामिल भी किया था और आगे भी इसे शामिल करते रहेंगे। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं पल्सेस मार्केट की। पल्सेस मार्केट को लेकर एक अहम अपडेट ये है कि अप्रैल और मई में दालों का इंपोर्ट 37% कम रहा है। पिछले साल के अप्रैल मई से मैं तुलना कर रहा हूँ, करीब $492 मिलियन का इंपोर्ट हुआ है। पिछले साल अप्रैल मई में करीब $782 मिलियन का इंपोर्ट हुआ था। पीली मटर और चना की खरीद में गिरावट आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं, विवेक अग्रवाल हैं, एमडी है भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या इसे ट्रेंड समझे या बस ये 2 महीने के लिए, आगे फिर से इंपोर्ट बढ़ सकते हैं? देखिए विश्वनाथ जी, नमस्कार। नमस्कार। मोस्टली अगर आप इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये एक ट्रेंड के रूप में आपको दिखेगा। और दूसरा, ये जो सीजन है इंपोर्ट का, ये सबसे न्यूनतम मार्केट इस समय रहता है और डिमांड कम रहती है। और पिछले साल से जो पल्सेस मार्केट की सिचुएशन हुई है, उस पे इंपोर्ट पे गिरावट आना बहुत स्वाभाविक है। ऑलरेडी हम लोग ने काफी बड़ी मात्रा में पिछले साल इंपोर्ट किया था, जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा था। तो ये निश्चित था कि इस साल तो इंपोर्ट के जो डाटा आएंगे कम आएंगे। लेकिन आने वाले समय पे आप देखेंगे, जब जैसे ही अफ्रीका तुअर की क्रॉप आएगी, नए मटर जब रशिया से नई क्रॉप आएगी, वहां से इंपोर्ट बढ़ेंगे। और आने वाले टाइम पे आप नवंबर के आसपास चने की भी इंपोर्ट देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सा टेम्परेरी है, पर पिछला जो कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ था, उसका इम्पैक्ट है। तो आप दोनों को मिला जुला के देखेंगे तो ये होना निश्चित था कि इंपोर्ट घटेगा। दूसरी चीज, पल्सेस की मार्केट ऑलमोस्ट अपने बॉटम लेवल है, उसके आसपास है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं। तो अभी किसी भी इंपोर्टर के पास ये कोई रीजन नहीं है कि वो इंपोर्ट करे। येलो पीस का एक अच्छा खासा स्टॉक हमारे पास है। मुझे बहुत रफ फिगर मिला जो 6 से 7 लाख टन का है, जिसपे बहुत मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता इस फिगर के बारे में। पर अगर ये 6 से 7 लाख टन का स्टॉक है तो हमारा महीने का कंजम्पशन येलो पीस का 1.5 से 2 लाख टन के डेट पे आज पूरे इंडिया में है। तो 3 से 4-5 महीने का स्टॉक तो ऑलरेडी आपके पास है। तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसके लिए इंपोर्टर डेस्परेट हो, जिसने पहले इंपोर्ट किया हो या इंपोर्ट कर रहा हो। जब नई क्रॉप, नया सीजन चालू होगा तो निश्चित रूप से इंपोर्टर वापस एक्टिव होंगे और इंपोर्ट की मात्रा बढ़ेगी। सीजनल इम्पैक्ट है और दूसरा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है। पुराने जो इंपोर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से भी इंपोर्ट अभी कम हो रहे हैं, लेकिन आगे ये फिर से बढ़ सकते हैं सितंबर अक्टूबर के बाद से। सर, भाव को लेकर बता दीजिए, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। क्या लग रहा है भाव को लेकर, आपका आउटलुक क्या है सर दलहन में? दलहन के प्राइस निश्चित रूप से स्थिर रहेंगे और स्थिर के आसपास ही रहेंगे। लेकिन एक चीज है कि हम ऑलरेडी बॉटम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से बाजारों में कुछ सुधरने की गुंजाइश है, घटने की गुंजाइश नहीं है। कुछ डेस्परेट सेल अगर आ जाए तो थोड़े बहुत घट सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हम उस बॉटम लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे अब ट्रेड बढ़ने की संभावना है आने वाले 2-3 महीने में। इमीडिएटली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर नेक्स्ट 2-3 महीने में। तो चलिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा कमी की अब संभावना नहीं है, ऑलरेडी बॉटम के पास है। ये एक आपने एक रीडिंग जो आपकी थी आपने बता दिया। सर, एक खबर है कि तरबूज के बीजों के इंपोर्ट पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। 2023-24 में हमने 83,812 टन वाटरमेलन सीड्स का इंपोर्ट किया था, जो औसत इंपोर्ट से 2 गुना से भी ज़्यादा था, जबकि ये हमारे जो सालाना डिमांड है 60,000 से 65,000 टन के उससे भी ज़्यादा था। क्या पाबंदी लगने से कुछ राहत मिलेगी यहाँ पर, इसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, प्रोडक्शन बढ़ोतरी तो अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन हाँ जरूर भाव में थोड़ा सा इजाफा होगा। और ये सरकार इस पे चाहती नहीं कि इस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो, लेकिन इंपोर्ट की मात्रा, काफी इंपोर्टर बहुत एक्टिव हो जाते हैं ट्रेड बढ़ाने के चक्कर पे। तो मुझे लगता है उसका रिजर्व इम्पैक्ट आया। तो आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से प्राइस थोड़े से सुधरेंगे और सरकार अगर इसको 1-2 साल और एक्सटेंड करती है, प्राइस अच्छे स्टेबल होंगे और सरकार मेरे ख्याल से फिर कुछ अपने अलग मानदंड से इंपोर्ट की अनुमति देगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। चलिए फटाफट से मसालों की चाल देखते हैं। जीरा आज मजबूत दिख रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी है, 19,500 के ऊपर है। सोमानी जी, चिंताएं खत्म हो गई क्या जीरे को लेकर? अब तेज होगा क्या बाजार? नहीं विश्वमोहन जी, चिंताएं तो अभी और बरकरार रहेगी। बस एक शॉर्ट टर्म पुलबैक रैली है, जो प्राइजेस बहुत ज्यादा घट चुकी थी, ऊपर के लेवल से करीब करीब 6,000 रुपए नीचे आ चुकी थी प्राइजेस। वो एक थोड़ा सा पुलबैक रैली है। निचले स्तरों पर थोड़ी सी डिमांड निकल कर आई है, डोमेस्टिक ग्राहक ही निकल कर आई है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो थोड़ा सा सुस्त सा माहौल है। मुझे लगता है 19,800 से 20,000 ये लेवल एक बार जीरा दिखा सकता है, वहां से बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है।
ओनिया मंडी आज भी अराइवल्स 8 से 9,000 बोरी की अराइवल्स है और डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल सीमित ही है। तो मुझे लगता है कि एक पुलबैक आएगा तो वहां बिकवाली दोबारा निकल कर आ सकती है। बेचने की सलाह सोमानी जी की तरफ से। अराइवल्स के नंबर अभी भी ज्यादा है। धनिया और हल्दी इन दोनों में आज सुस्ती दिख रही है, यहां पर क्या करना चाहिए सोमानी जी? मुझे लगता है थोड़ी सी रिकवरी मोड पर धनिया जरूर देखने मिल रहा है। 708 7050 का एक जो रेजिस्टेंस जोन था वो क्रॉस किया है, सस्टेन भी कर रहा है। मुझे लगता है 7100 के आसपास दोबारा खरीदारी बन सकती है। 7260 के लिए 7020 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हल्दी जैसे मैंने पहले भी कहा था एक सीमित दायरा, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। 13,700 13,800 डाउन साइड आता है, 14,700 14,800 अप साइड आता है। मुझे लगता है थोड़ा गिरने का इंतजार करना, 14,000 के अंदर आता है तो ही खरीदारी कर सकते हैं, वरना ये रेंज बाउंड एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल स्विंग फिगर्स क्या निकल कर आते हैं ये पता चलने के बाद ही नेक्स्ट मूव इसका पता चलेगा। आखिरी सवाल ग्वारसीड और ग्वारगम को लेकर। कल तेजी थी, उम्मीद थी कि कुछ तेजी बढ़ेगी, लेकिन फिर से आज दबाव में है, यहां कुछ उम्मीद है? बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि रेंज बाउंड एक्टिविटी है। ग्वार अगर मैं कहूँ तो 504050 ये नीचे का रेंज मुझे नजर आता है। अपसाइड मुझे लगता है कि 5220 ये अपसाइड कैप है। अनलेस एंड अनटिल इस दायरे से बाहर कहीं निकलता है तो इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है। टाइमिंग लगता है 5100 के आसपास बाय कर 5180 के लिए 5040 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले सर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी, पर्सनल पोजीशन तो मेरी कभी कोई किसी में होती नहीं है। क्लाइंट्स की पोजीशन इसमें हमेशा रहती है। वेदर ग्वारसीड और गोल्ड सिल्वर सारी एग्री कमोडिटीज या नॉन एग्री में पोजीशन बनी रहती। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हम एफएनओ जंक्शन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बाजार में तेजी बढ़ी है, 25,200 के ऊपर टिक गया है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हल्की तेजी दिख रही है, सेंसेक्स 600 अंक ऊपर है। क्या कुछ हो रहा है बाजार में बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।